ऋषि अपनी जीप के सामने खड़ा होकर हर एक इंसान को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था, पर उसे कहीं भी अमित का कोई नामो निशान नहीं दिखा। धीरे धीरे टाइम निकल रहा था और कावड़े को समझ आ रहा था कि उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो इस बात को ऋषि को कहने से डर रहा था। ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर था और कावड़े उसका शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। तब वो बस ऋषि को देख रहा था। कावड़े, गाड़ी निकाल। बच के निकल गया साला। ऋषि इतना कहकर पलटा और जीप में बैठ गया। कावड़े ने बिना कोई सवाल किए जीप को स्टार्ट किया और वो दोनों फिर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। कावड़े के मन में एक बार को सवाल आया भी था कि रात के टाइम क्या उसे ऋषि को घर पर छोड़ देना चाहिए, पर फिर वो अपना सवाल नहीं पूछ पाया और उसने गाड़ी की स्पीड तेज ही रखी। कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां एक बार फिर ऋषि गुस्से में अपने कैबिन में घुस गया। इस बार कावड़े ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर चला गया। ऋषि अपनी चेयर पर बैठकर अपने गुस्से को महसूस कर रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो अभी किसी को गोली मार दे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था और उसकी बेचैनी उसे पागल कर रही थी। उसे टाइम की कोई चिंता नहीं थी। वो वहां कितनी देर बैठा रहा उसे यह भी नहीं पता चला, पर कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी और वो अपनी टेबल पर ही सो गया। सपनों में भी ऋषि बस अमित को पकड़ने के बारे में ही सोच रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अमित को गोली मार रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी टेबल को कोई बजा रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वहां पर कावड़े खड़ा था। क्या हो गया कावड़े? इतनी जोर जोर से टेबल क्यों बजा रहा है? सर, आप कल रात को यहीं सो गए थे क्या? घर नहीं गए? हाँ, वो सर बहुत दुख रहा है इसीलिए। तूने क्या ये पूछने के लिए मेरी नींद खोली? टाइम क्या हुआ है? सुबह के 8 बज गए हैं सर। मैंने आपकी नींद इसलिए खोली क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। कावड़े ने इतना कहकर टेबल पर रखे हुए टीवी रिमोट को उठाया और जल्दी से उस पर न्यूज चैनल लगाया। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अभी भी अपनी आधी खुली हुई आंखों से आसपास देख रहा था। कैबिन की खिड़की से दिख रहा था कि सूरज ऊपर आ गया है और उसकी आंखें रोशनी को एडजस्ट कर रही थीं। तब कावड़े ने न्यूज चैनल की आवाज बढ़ा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका हमें इंतजार था। उन 11 लोगों के नाम और फोटो बाहर आ गए हैं जो उस दिन अमित के घर में मिले थे। हमें उम्मीद थी कि पुलिस हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन कल रात को हमें एक अजीब सा मेल आया और उसमें इन सब के नाम और फोटो थे। आप स्क्रीन पर उन सब लोगों के बारे में देख सकते हैं जिन्हें अमित ने बेरहमी से मार दिया था। आखिर क्या कसूर था इन लोगों का? क्यों मारा अमित ने इन्हें? क्यों अब तक पुलिस ने इन लोगों के बारे में हमसे छुपाया? और कौन होगा अमित का अगला शिकार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर को सुनते ही ऋषि की नींद उड़ गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कावड़े ने देखा कि ऋषि के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर और पसीना था और उसे ऋषि का ये रिएक्शन समझ नहीं आया। ये कब हुआ? कब से टेलीकास्ट हो रहा है ये? सर, अभी कुछ देर पहले ही ये कवरेज शुरू हुआ है। कल रात जब मैं घर पहुंचा तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद ये कल रात को आपने किया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके पास ही आया। पर आपको सोता हुआ देख मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ और ही चक्कर है। लेकिन ऋषि कावड़े की बात नहीं सुन रहा था। वो बस टीवी में उन लोगों की तरफ घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और भी बढ़ गया और तब अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा। वहां एक प्राइवेट नंबर था। कावड़े, तू बाहर जा। ऋषि की बात सुनकर कावड़े ने बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकलने का सोचा। उसे कल से ही ऋषि बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करता हुआ दिख रहा था, पर अब उसे डरा हुआ देखकर उसका शक सही साबित हो रहा था कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। कावड़े के बाहर जाते ही ऋषि ने अपना फोन उठाया। हेलो हेलो। कहाँ हो तुम? टीवी देख रहे हो? क्या हो गया ये?
कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता कैसे हुआ और किसने किया। मैं तो सो रहा था। अच्छा, यहाँ पूरी दुनिया के सामने मेरा सारा किया कराया पानी में मिल गया और तुम नींद निकाल रहे हो। भूलो मत ऋषि, अगर मैंने बता दिया ना कि उस दिन अमित के घर में तुम घुसे थे और तुमने ही उन 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो कैसे बोलूं? तुम्हारी तारीफ करूं? अरे मना किया था ना मैंने तुमसे कि किसी भी तरह से उन सबका नाम और फोटो मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये जो कुछ भी हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा? तुम। पहले ही तुमने यहां इतनी भसड़ मचा रखी है। सर मुझे यकीन है कि ये उस अमित ने ही किया है। कल उससे मेरी बात हुई थी, उसके पास सत्येंद्र का लेटर था और उसी ने ये नाम बताए होंगे। देखो, तुम अपनी हर गलती को दूसरों पर डालने का नाटक मत करो ऋषि। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद एक आदमी को नहीं मार पाए तुम। अगर उस रात उन सबके साथ साथ इस अमित को भी मार देते ना, तो ये चीज यहां तक नहीं पहुंचती। मैंने कोशिश की थी सर। मैं अपनी गन में गिनकर 12 गोलियां उन लोगों के लिए ले गया था। मैंने उनमें से 11 को तो मार दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमित भी वहां होगा। और जब मैंने उसे मारने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ने लगा और इसी चक्कर में आखिरी की गोली भी वेस्ट हो गई। देखो, तुम्हें और मुझे दोनों को पता है ऋषि कि वो आखिरी गोली किसके लिए थी। तो मेरे सामने ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अब बस मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं न्यूज कवरेज को रुकवाने की कोशिश कर सकता हूं सर। देखो, तुम ये कोशिश शब्द का इस्तेमाल तो मेरे सामने मत ही करो, ठीक है? मैंने कोशिश करके ही तुम्हें पहले एक कांस्टेबल से जल्दी से ट्रेनिंग में भेजा और वहां पे सिफारिश करके तुम्हें सब इंस्पेक्टर बना दिया मैंने। लेकिन तुम्हारी एक भी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं रही। पर सर आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है ऋषि। तुम टीवी रिपोर्टर्स के सामने कुछ भी बोलकर उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। और कल भी तुमने जो ये होशियारी मारकर अमित को सीरियल किलर बता दिया ना, उससे मेरा कुछ फायदा नहीं होना है। पता नहीं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर इतना ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी इस हीरो बनने की कहानी के चक्कर में मेरा नाम कहीं भी आया ना, या फिर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ, तो तुम अपनी खैर समझ लेना। अब जो फैलाया है ना, उसे सही करने की कोशिश करो, वरना मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी मां कहां रहती है और वहां उनके साथ कोई भी नहीं है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। ऋषि का डर अब गुस्से में बदल गया था और उसने उसी गुस्से में फोन को जमीन पर फेंक दिया और वो 2 टुकड़ों में गिर गया। तब ऋषि अपने कैबिन में गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाता रहा, पर बाहर जो भी उसकी आवाज सुन रहा था, किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कावड़े ने सबको ऋषि के गुस्से के बारे में बता दिया था। फिर ऋषि तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर निकला और जीप में बैठ गया। कावड़े को लगा शायद ऋषि उसे बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऋषि वहां से जल्दी से निकल गया। कावड़े को यही लगा था कि ऋषि शायद फिर से अमित से कॉल पर बात करके उसे खुद ही पकड़ने जा रहा है, और कावड़े रिलैक्स्ड हो गया। लेकिन अमित को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अभी के लिए श्रुति के घर पर सोफे पर आराम से सो रहा था। कल रात जब उसे यह समझ आया कि सत्येंद्र के घर जाना और उसके लेटर को पढ़ने का कुछ मतलब नहीं निकला, तब निराशा और गुस्से ने उसे घेर लिया था और कुछ भी नहीं कर पाने के कारण वो सोफे पर ही सो गया। तब श्रुति ने अपना काम कंप्लीट किया और सुबह होते ही एक फेक मेल आईडी से सारे न्यूज चैनल्स को मेल कर दिया। फिर वो और जॉन्टी बस न्यूज चैनल पर रिपोर्टर्स को बात करते हुए देख रहे थे। नाम बताने से भी हुआ क्या? अभी भी तो सभी यही पूछ रहे हैं कि अमित कहां है और उसका अगला शिकार कौन है, जबकि उन लोगों को इस चीज में दिमाग लगाना चाहिए कि इन 11 लोगों के बीच में कनेक्शन क्या है, ताकि कुछ तो ढंग की इंफॉर्मेशन बाहर आए। ये इतना आसान नहीं है जॉन्टी। यहाँ वही बिकता है जो लोग देखना चाहते हैं। अब अगर सब जगह से अमित का नाम हट जाएगा तो कोई न्यूज़ नहीं देखेगा और ना ही किसी को इन लोगों की स्टोरी में जानने का इंटरेस्ट बाकी रहेगा। पर अमित का नाम रखने से भी क्या मिल रहा है? अमित तो यहाँ चैन की नींद सो रहा है, कोई इसे पकड़ तो पा नहीं रहा। उसके बारे में बोलकर भी ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हम कुछ नहीं कर पा रहे।
ऐसे ही ये भी मेरे बारे में बोलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन यूं ही टीआरपी के लिए न्यूज चलाएंगे और फिर शांत बैठ जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा कि अमित कहां गया और उसका अगला शिकार कौन है। अमित की आंखें बंद थीं, लेकिन वो जाग रहा था और तब जॉन्टी और श्रुति उसकी तरफ देखने लगे। तब अमित खड़ा हुआ और स्ट्रेचिंग करने लगा। अगर किसी चीज का मतलब नहीं तो फिर तुम छुप क्यों रहे हो? चले जाओ पुलिस के सामने, बता दो उनको कि कौन हो तुम, क्या किया है तुमने और क्या सच है। या फिर अगर ये नहीं करना है तो फिर मैंने कह रखा है कि भाग जाओ यहाँ से, ताकि सबको चैन मिले। बस कर जाओ यार, बस कर जाओ। 2 दिन से बस यही सुन रहा हूं मैं कि भाग जाओ भाग जाओ। अरे भाग कर जाऊंगा कहां? अंबिका के पास या अपने बाप के पास जिसने एक बार में ही घर से बाहर निकाल दिया था मुझे? अरे ये न्यूज क्या वो नहीं देख रहे होंगे? क्या बोलूं उनसे कि ये गन है, इससे मैंने मर्डर किया है? पहले आरव को, फिर इन लोगों को मारा मैंने, और अब आपकी बारी है। अमित ने इतना कहकर टेबल पर रखी हुई गन को उठाया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। तब जॉन्टी अमित के गुस्से को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रुति ने कुछ नहीं कहा और वो नीचे पड़ी हुई गन को उठाने लगी। लेकिन गन उठाते वक्त अचानक श्रुति ने कुछ देखा और वो उस गन को हर तरफ पलट कर देखने लगी। अमित अब उसकी तरफ देख रहा था। अमित, तुमने क्या बताया कि तुम्हें ये गन कहाँ से मिलती थी? ये गन वो आदमी छोड़कर गया था जो मुझे और उन लोगों को मारने आया था। असली किलर। क्यों? तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें? एक सीरियल नंबर। मतलब एक ऐसा सीरियल नंबर जो इशूड गन्स पर इम्प्रिंट होता है। सीधा कहूँ तो जो गन गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस या आर्मी फोर्स को मिलती है, ऐसा नंबर उन गन्स पर रहता है। अगर ऐसा है तो ये गन उस आदमी के पास कहाँ से आई? क्या वो पुलिस वाला था? श्रुति, क्या तुम 100% श्योर हो? हाँ अमित, 100%। मुझे जाना होगा। लेकिन कहाँ? इस केस का आखिरी पार्ट सॉल्व करने।